हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे द स्टेट एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल 153 से लेकर 167 एंड आर्टिकल 230। ठीक है, इससे पहले हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने प्रेसिडेंट देखा था, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब डिस्कस कर लिया। यदि आपने नहीं देखा होगा तो ये हमारा रहा यूट्यूब चैनल और ये रहा प्लेलिस्ट सेक्शन। आप इस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको फॉलो करनी है ये पार्टिकुलर प्लेलिस्ट, क्योंकि यहाँ जितने भी हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट सेकंड चल रही है, अभी उसका 17th सेशन है, ये जो है वो कंप्लीट यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो करनी है। बात करें, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो इंट्रोडक्शन में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या जो है वो हमें पढ़ना पड़ता है, या हम स्टेट एग्जीक्यूटिव को जाने की कोशिश करें तो हमें क्या कुछ प्रोविजन देखने को मिलते हैं, किसके? चीफ मिनिस्टर के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के और गवर्नर के। हमने जब यूनियन एग्जीक्यूटिव देखा था तो हमने देखा था प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वैसे ही स्टेट में भी है आपके चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। ठीक है, और हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री पैटर्न को फॉलो करते हुए यूनियन गवर्नमेंट में है आपकी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट एग्जीक्यूटिव में मतलब आप डिफरेंट स्टेट में, अलग अलग राज्य में क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। ठीक है, और गवर्नर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की। ठीक है, एट द स्टेट लेवल पर वैसे ही रिलेशन जैसे कि आपके प्रेसिडेंट के, ठीक है, प्रेसिडेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ रहते हैं। जो पावर प्रेसिडेंट को एट द सेंट्रल लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ रिलेशनशिप या आपकी एड एंड एडवाइस की और अदर जो भी पावर दी गई है वो आपके सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट के पास होती है, स्टेट लेवल पर गवर्नर के पास होती है। गवर्नर जो है वो दोहरी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ लिंक बनाए रखते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, और वो काम करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी लिए जाते हैं वो गवर्नर के नाम पर ही लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गवर्नर के बारे में। आर्टिकल 153 में दिया गया है गवर्नर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रोवाइड किया है कि हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा। ठीक है, इसमें यह भी बोला जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हैं जो नॉमिनल हेड ऑफ रिपब्लिक होते हैं या नॉमिनल हेड ऑफ कंट्री या स्टेट होते हैं। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के हेड होते हैं प्रेसिडेंट। जैसे ही गवर्नर जो है वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के हेड जो है वो कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। दिस मीन कि ही और शी अपनी पावर और फंक्शन का सिमिलर यूज करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट जो स्टेट लेवल पर काम करते हैं वो होते हैं गवर्नर, और सेंट्रल लेवल पर जो अपनी पावर का यूज करते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, वैसे ही रियल पावर जो है वो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वैसे ही स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर जो है वो रियल पावर, रियल हेड ऑफ एक स्टेट होते हैं। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बात करते हैं कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद ऐड किया गया था प्रोविजन अंडर आर्टिकल 153 में कि एक स्टेट के लिए, ठीक है, मतलब एक स्टेट के लिए पहले क्या था? एक ही गवर्नर अपॉइंट होते थे, लेकिन उसके बाद इस अमेंडमेंट आने के बाद आर्टिकल 153 में ये ऐड किया गया कि 2 और मोर स्टेट के लिए एक गवर्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है, और टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा उनका? 5 ईयर रहेगा। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होगी, टेन्योर किस तरह का रहेगा, और रिमूवल किस तरह से किया जा सकता है गवर्नर को। तो बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की हम बात करते हैं तो ये दिया गया है आर्टिकल 155 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और एंड इंफॉर्मेशन जब हम बात करें टेन्योर और रिमूवल की, ये दिया गया है अंडर आर्टिकल 156 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये बताया गया, इट स्टेट दैट प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे गवर्नर को by warrant under his said or sick। ठीक है, और
बियरिंग सील एंड सिग्नेचर के साथ जो है वो उनको अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे गवर्नर को, ठीक है। और गवर्नर जो है तब तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं जब तक ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, जब तक अपने ऑफिस को वो होल्ड कर सकते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे। अब बात करते हैं यदि गवर्नर को रिजाइन करना हो अपने ऑफिस से, तो वो राइटिंग में, हस्तलिखित में एक लेटर राइट करेंगे, ठीक है, अंडर साइन करेंगे और उसमें एड्रेस करेंगे। वो लेटर जो है वो किसको दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल। और गवर्नर का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितना है? 5 ईयर है। किस दिन से डिसाइड होगा? जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंटर होते हैं उस दिन से 5 ईयर जो है वो काउंट हो जाए, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट गवर्नर जो है शेल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल, कब तक जो है वो अपना होल्ड ऑफिस कर सकते हैं? जब तक कि कोई नया गवर्नर अपॉइंट नहीं हो जाए, ठीक है। तो गवर्नर का टाइम पीरियड कितना रहेगा? 5 ईयर रहेगा। अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यदि उनको रेजिग्नेशन देना होगा तब भी वो किसको देंगे? हैंड रिटन लेटर असाइन करेंगे, ठीक है, किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो अंडर आर्टिकल 157 में बताया गया है 2 क्वालिफिकेशन जो बताई गई हैं किसी भी पर्सन को गवर्नर बनने के लिए। पहले तो बोल दिया कि ही और शी क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा 35 ईयर उसकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कंडीशन क्या है गवर्नर की ऑफिस की, ठीक है। तो अलोंग विद अबव मेंशन हमने पहले देख लिया कि प्राइमरी क्वालिफिकेशन क्या है, कि वो क्या होना चाहिए? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए प्लस उसकी 35 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ एक क्राइटेरिया और दिया गया है, क्या? कि वो किसी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को उसने होल्ड ना किया हो, ठीक है, कि ही और शी शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसके अलावा ही और शी शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना ही तो वो मेंबर होना चाहिए पार्लियामेंट का, ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। यदि है भी तो जब उस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर, तो वो उस पोजीशन से क्या कर देगा? अपना रेजिग्नेशन दे देगा, ठीक है। However, sometime hold these position, appointed governor who issued would be back in कर देगा, वो अपनी प्रीवियसली जो भी उसने ऑफिस होल्ड किया है उससे जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे देगा, ठीक है। और इसके अलावा उस पर्सन को, जो भी गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा, उसको सारे के सारे अलायंस, अमोलमेंट और प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, किसके द्वारा? जो भी डिसाइड किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगी लॉ, ठीक है। इन केस जो प्रोविजन आर अब्सेंट, देन ऐसे प्रोविजन जो है वो इस, यदि मतलब गवर्नर को किस तरह से अलायंस दिया जाएगा, अमोलमेंट दिया जाएगा, प्रिविलेजेस क्या है, ये सेकंड शेड्यूल में बताया गया है, ठीक है। और टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होती रहती है, पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती रहती है कि उनको कितना अलाउंस दिया जाएगा, कितनी अमोलमेंट दी जाएगी और कितने प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, ठीक है। ये बोला है कि एक बार उस पर्सन को हमने गवर्नर अपॉइंट कर दिया तो उनका जो टाइम पीरियड रहेगा, इसके दौरान उनका अमोलमेंट, उनके अलायंस जो है वो किसी भी तरह से कम नहीं हो सकते, ठीक है। अब बताएंगे कि ऑथ क्या है, ठीक है, मतलब ऑथ जो को गवर्नर को शब्द कौन दिलाएगा, तो बोले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो गवर्नर को शब्द दिलाएंगे। एवरी गवर्नर जब वो बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस क्या होते हैं? बाउंड होते हैं वो ओथ लेने के लिए, ठीक है, बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विद द सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। वो हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस क्या होने चाहिए? सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, ठीक है, उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए जब गवर्नर को ओथ दी जा रही है तो, ठीक है। और कुछ एक फॉलोइंग यहाँ पर ओथ दी गई है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा इस ओथ को भी, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं पावर्स क्या क्या है गवर्नर की, तो जैसे कि हमने क्लियरली पहले डिस्कस कर लिया कि द पोजीशन एंड पावर ऑफ गवर्नर जो कि प्रेसिडेंट की तरह ही होती हैं, लेकिन जैसे कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है एट अ सेंट्रल लेवल पर और गवर्नर के पास पावर होती है एट अ स्टेट लेवल पर, ठीक है। सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या दी गई है कि गवर्नर को जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगी वो बेस्ट की गई है गवर्नर को, वो चूज कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है उन पावर को डायरेक्टली, ठीक है, और इनडायरेक्टली थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से भी जो है वो पावर का यूज कर सकता है।
पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे कि गवर्नर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने स्टेट में जो भी अपॉइंटमेंट होती है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करनी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करनी है, आपका चेयरमैन और आपके मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसको अपॉइंट करना है, या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करना है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना है, ठीक है, या वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी को अपॉइंट करना है। तो ये सब अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? गवर्नर साहब करेंगे, ठीक है। ये है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर। अंडर सेक्शन 356 में ये पावर भी दी गई है कि यदि हमारे स्टेट में, यदि हमारे स्टेट में ऐसा हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के तहत काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट काम किया जा रहा है, तो गवर्नर क्या करेंगे? आर्टिकल 356 में गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को फॉर इम्पोजिशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए जो है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि प्रेसिडेंट ठीक समझे तो इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेम की जा सकती है, ठीक है। यहां पर बोला, और ही और शी जो है वो रन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय एक्सटेंडिंग द कंट्रोल ओवर सब्जेक्ट टू द स्टेट लिस्ट। जो भी स्टेट लिस्ट में जो मैटर दिए गए हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना हो, रूल बनाना हो, पॉलिसीज बनानी हो, पोर्टफोलियोज बैरियर मिनिस्टर, ठीक है, तो वो ये पावर भी गवर्नर के पास है, ठीक है। बात करते हैं फाइनेंशियल पावर। तो यहां पर बोला है कि मनी बिल जो है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधान सभा में, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में जो है वो पेश नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टेट कंटीजेंसी फंड का डिस्पोजल से रिलेटेड जितना भी विड्रॉल करना हो, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर्स हो, जो भी हो, वो सब कुछ गवर्नर के पावर में होता है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, ये भी सुनिश्चित करता है, ये भी श्योर करना पड़ेगा, ही और शी मेक श्योर दैट एनुअल स्टेट बजट को डिस्कस एंड पुट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, की ये भी सुनिश्चित करता है कि वार्षिक राज्य बजट पर चर्चा की जाए और राज्य विधानमंडल के समक्ष जो है वो रखा जाए, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव पावर डिस्कस कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में क्या है? गवर्नर के पास पावर है कि सम्मन करने की और प्रोरोग्यू बोथ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। यहां पर बोला कि राज्यपाल के पास विधानमंडल के दोनों सदनों को बुलाने और सत्रवास करने की शक्ति है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि 2 सेशन के बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए? आपका 6 मंथ का होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 192 में गवर्नर के पास अथॉरिटी है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है किसी भी लेजिस्लेचर को जो कि फेल है। कोई भी लेजिस्लेचर, कोई भी विधायक जो है वो फेल है, यदि अयोग्य घोषित करने का उसको अधिकार है। यदि वो फेल हो जाता है, कंप्लाई द कंडीशन ऑफ कंडीशन जो कि गिवन दी गई है हमारे आर्टिकल 191 के तहत, जो भी शर्तें दी गई हैं, यदि उनकी पालना करने में वो विफल हो जाता है तो गवर्नर के पास अथॉरिटी है, वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि गवर्नर जो है वो द गवर्नर हैज एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर जो है वो हर साल जब हमारे नए सत्र की शुरुआत होती है तो वो एड्रेस कर सकते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर को और विधानसभा को, और चुनावों के बाद जो पहला राज्य विधानमंडल को संबोधित करना होता है तो वो भी कौन करते हैं? आपके गवर्नर करते हैं, ठीक है। और गवर्नर होल्ड कर सकते हैं बिल, ठीक है, एक विधायक को रख सकते हैं और इसे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए जो है वो भेज सकते हैं। ये भी गवर्नर की पावर है। अदर देन गवर्नर कैन आइदर गिवन असेंट टू द बिल और विड्रॉल। बोला है कि यदि राज्यपाल या किसी विधायक को मंजूरी दे सकते हैं और इसे रोक भी सकते हैं और इसे पुनर्विचार करने के लिए भी भेज सकते हैं, ठीक है। अब पार्डनिंग पावर है। अब आपको याद आया होगा जब हमने प्रेसिडेंट वाला सेशन किया था तो हमने डिफरेंस भी देखा था प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और गवर्नर की पार्डनिंग पावर में, यदि किसी को याद होगा तो, ठीक है। और यदि किसी ने सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिएगा एक बार जाके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 में गवर्नर को पावर दी गई है ग्रांट करने की पार्डन की। वो किसी भी पर्सन को क्षमा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। रिप्राइव कर सकते हैं, किसी की पनिशमेंट को रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं पनिशमेंट और सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कॉम्यूट कर सकते हैं किसी के सेंटेंस को ऑफ एनी पर्सन जिसको कि कन्विक्ट किया गया है किसी ऑफेंस से रिलेटेड। अंडर द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, अंडर द स्टेट एग्जीक्यूटिव की
पावर के बारे में बोला गया है, और एक्सेप्शन बीइंग केसेस जो कि डिसाइड किए जाएंगे, बोला कि कोर्ट मार्शल। अब प्रेसिडेंट को पावर है कि वो कोर्ट मार्शल से रिलेटेड, कोर्ट मार्शल से किसी पर्सन को जो है वो पनिश किया गया है, उससे कोर्ट मार्शल के थ्रू जो है उसको पनिशमेंट दी गई है, तो वो उसमें भी पार्डन कर सकते हैं, उसको भी क्षमा कर सकते हैं। लेकिन हमारे स्टेट में गवर्नर को ये पावर नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं ऑफेंस से रिलेटेड पनिशमेंट को रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइव कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं उन्हीं पनिशमेंट को जो कि अंडर द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर आता है। ऐसे लोगों की जो पनिशमेंट है उनको जो है वो कम नहीं कर सकते या खत्म नहीं कर सकते, जो कि ऐसा केस जो कि कोर्ट मार्शल के द्वारा डिसाइड किया गया है, या किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा मिली है, तो उसको उसमें भी जो है वो गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते, उसमें मजूबे उससे माफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर सेक्शन 1 अंडर आर्टिकल 213 में। ठीक है, आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसको दी गई है? गवर्नर को, अंडर आर्टिकल 213 में। ठीक है, और 123 में दी गई है प्रेसिडेंट को। ठीक है, गवर्नर जो है वो कैन नॉट इशू एन ऑर्डिनेंस, कि गवर्नर जो है वो आपके इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस यदि सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं तो। ठीक है, जब कोई भी विधानसभा का सत्र जो है वो चल नहीं रहा होता है, व्हेन हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर नॉट इन सेशन, हाउएवर, तो आपके 2 सर्कमस्टांसेस के अलावा उसको पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है? यदि ऑर्डिनेंस किससे रिलेटेड है? किसी ऐसे प्रोविजन से रिलेटेड है जो कि गवर्नर वुड हैव, जो कि रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट इन केस ऑफ इट वर अ विल। ठीक है, कि ऐसे अध्यादेश के कुछ ऐसे प्रावधान जो कि राज्यपाल ने विधायक होने की स्थिति में राष्ट्रपति के लिए रक्षित किए हैं ऐसे में। और स्टेट लेजिस्लेचर, यदि स्टेट लेजिस्लेचर के पास समान प्रावधानों के साथ एक अधिनियम है, इसे राष्ट्रपति की सहमति के बिना अमान्य घोषित जो है वो कर दिया जाएगा, तो उसमें जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो नहीं इशू कर सकते। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इसमें नहीं है। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी ये भी अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर का चुनाव किस तरह से होता है। जो भी स्टेट में आपकी जो जिस भी पार्टी के ज्यादा नेता जो है चुन के आते हैं, ज्यादा लीड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो पार्टी अपना सरकार बनाएगी, उन्हीं के एक लीडर को हम चीफ मिनिस्टर नियुक्त करेंगे और बाकी को बनाएंगे हम जो है या तो विधायक हो सकते हैं और उन्हीं में से जो है कैबिनेट के मंत्री बनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं किसी स्टेट के, उनके पास रियल पावर होती है इंप्लीमेंट करने की पॉलिसीज को, रूल इन स्टेट में। ठीक है, कि किसी भी रूल को इंप्लीमेंट करना है, किसी भी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है स्टेट में, तो उनके पास रियल पावर होती है। हेंस टुगेदर दे फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसके साथ इसलिए वे एक साथ राज्य के कार्यकारी प्रमुख का निर्माण करते हैं। मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? तो बोला है 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ आपकी विधानसभा या विधान परिषद के जितने भी टोटल मेंबर हैं, उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका टोटल जो साइज कितना होना चाहिए, तो आपके अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50%, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना ही बोला गया। देखो Art 15 shall not exercise, state shall not exercise। ठीक है, एक मिनट, यहां पर बोला है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट shall not exceed 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप क्या है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। तो बोले रिलेशनशिप बिटवीन अ गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक बोला वैसे ही संबंध होते हैं जैसे कि आपके प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में संबंध होते हैं। बस ये होता है कि गवर्नर काम करते हैं स्टेट लेवल पर, प्रेसिडेंट काम करते हैं सेंट्रल लेवल पर। और बोला है देखो कि between as the president and council of minister under article 163 में कहा गया है कि there shall be a council of minister होंगी जो कि एड करेंगी, एडवाइस करेंगी किसको? गवर्नर को।
और दीज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है होल्ड कर सकते हैं ऑफिस कब तक, जब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, कि जब तक गवर्नर चाहेंगे तब तक वो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। और डायरेक्टली ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अंडर द नॉर्मल कंडीशन में गवर्नर जो है वो बाउंड होते हैं एडवाइस लेने के लिए और ओपिनियन लेने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो काम करेंगे किसके, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेस पर, ठीक है। और कुछ एक सर्टन सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो सकता है कि गवर्नर जो है वो काम कर सकते हैं, फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं अपनी ओन डिस्क्रिप्शन पर, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होता है कि गवर्नर काम करते हैं, अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं ऑन एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो चीफ मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल होते हैं जब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की लेवल की, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होते हैं और ही और शी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। और जब एक जनरल इलेक्शन हो जाते हैं तो जिस भी पार्टी के मेजोरिटी वोट आते हैं, जिस भी पार्टी के इलेक्ट होते हैं मेजोरिटी में लीडर, ठीक है, तो उनमें से एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर। इन केस यदि कोई भी पार्टी जो है वो, किसी भी पार्टी में से मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो वहां पर गठबंधन की सरकार भी जो है वो बन जाती है, ठीक है। अब डिसमिस ऑफ मिनिस्टर, तो हमारे बोला है द मिनिस्टर ऑफ स्टेट होल्ड एन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, ठीक है, प्रेसिडेंट। जैसे कि हम यूनियन में देखें कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में भी क्या है कि जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर तभी तक अपना होल्ड कर सकते हैं ऑफिस जब तक प्रेसिडेंट चाहें। वैसे ही स्टेट में क्या है, मिनिस्टर जो है वो तभी तक अपना होल्ड कर सकते हैं ऑफिस जब तक गवर्नर चाहे, ठीक है। सिंस हम देखते हैं कि मिनिस्टर आर चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर जो है वो चूजन किए जाते हैं, मतलब चुने जाते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, बट इन प्रैक्टिस में चीफ मिनिस्टर जो कि डिसाइड करते हैं कि किसको आप हमने मिनिस्ट्री मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रखना है, ठीक है, किसे जो है वो हमने मंत्री बनाना है और किसको जो है वो बाहर करना, ठीक है। ये तय कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर ही तय करते हैं, ठीक है। यहां पर ये बोला गया है कि 2 प्रोविजन दिए गए हैं कि गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द मिनिस्टर अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के खिलाफ जाकर किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये बोला है कि मुख्यमंत्री जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो चीफ मिनिस्टर की इच्छा के विरुद्ध भी किसी मंत्री को बनाए नहीं रख सकते, ठीक है, कि उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है वो कोई भी काम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो देयर आर 2 प्रोविजन दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को कब डिसॉल्व किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 174 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में ये कहा गया है कि विच स्टेट दैट अ गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को टाइम टू टाइम, ठीक है। दिस वाज रिसेंटली सीन गवर्नर ऑफ तेलंगाना ने डिसमिस किया था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, और आफ्टर बीइंग एडवाइज बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और आर्टिकल 365 में बोला गया है कि अदर प्रोविजन दिए गए हैं, यानी कि यदि स्टेट में इमरजेंसी या आपका प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू हो जाता है, तो आर्टिकल 365 के तहत यदि गवर्नमेंट जो है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है, कि वो कानून के या आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रही है, वो फेल हो गई, कंप्लाई टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है गवर्नर पर कि वो इस सिचुएशन के को से निपटने के लिए, ठीक है, यदि भंग करना चाहे लेजिस्लेटिव को, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बट डिसीजन जो है वो बोला है, इसके अलावा ये फैसला जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, ठीक है। यदि इसके अलावा हम बात करें कि कोई भी स्टेट जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, यदि जमीनी स्थिति का आकलन करें, यदि ग्राउंड सिचुएशन का देखना हो, तो फिर से जो है वो फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद इसे भंग जो है वो करने का आह्वान करें, ठीक है। यहाँ पर बोला कि यदि बात आती है जुडिशियल रिव्यू की, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि आपने कुछ भी यदि गलत किया है, यदि किसी भी तरीके से कोई ऐसा लॉ पास किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या मेलाफाइड ग्राउंड है, तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं इनवैलिड, ठीक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 में आती है हमारी स्टेट इमरजेंसी की बात आती है। ठीक है, यहाँ पर बोला कि स्टेट इमरजेंसी जो है वो तब लगाई जाती है जब किसी स्टेट में काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के तहत नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर गवर्नर एक रिपोर्ट बनाएंगे और प्रेसिडेंट को भेजेंगे कि हमारे स्टेट में जी अच्छे से काम नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के तहत काम नहीं चल रहा है, और यदि आप यहाँ पर जो है वो इमरजेंसी लगाना चाहें, जो आपातकाल की घोषणा करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और दिस में हैपन व्हेन देयर इज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द हाउस और गवर्नमेंट ब्रेक डाउन इन स्टेट। ये तब होता है जब सदन में अविश्वास पास हो जाए या तो सरकार जो है वो टूटने की स्थिति पर हो। ठीक है, तब जो है वो हमारे स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाती है। अब दिया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नर की, तो अंडर आर्टिकल 361 में ले डाउन की गई कुछ ऐसे प्रोविजन जो कि प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नर की बात करते हैं। गवर्नर जो है वो किसी भी तरह से आंसरेबल नहीं होता किसी भी कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डिस्पोजल ऑफ ड्यूटी के लिए कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ जो है किसी भी तरह को कोर्ट में एक्शन नहीं लिया जाएगा। और देयर कैन बी नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, और उनके खिलाफ किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी नहीं चलाई जा सकती ड्यूरिंग द टर्म ऑफ दिस ऑफिस। ठीक है, इसके अलावा ना ही तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, ना ही तो उनसे कोई रिलीफ क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, और यदि यदि है भी, यदि सिविल केस कोई चलाना भी हो तो उसके लिए भी जो है प्रोसीडिंग अडॉप्ट करनी पड़ती है। 2 मंथ पहले नोटिस देना पड़ता है, उसमें नोटिस में पूरा कंप्लीट दिया गया होगा कि किस पार्टी ने सिविल केस किया है, उसका नेचर कैसा है, ये सब कुछ मेंशन किया हो। अदरवाइज क्रिमिनल प्रोसीडिंग कुछ भी नहीं चलेंगे। और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच। और इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।